औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स ग्रेड 10th और इसका चैप्टर नंबर 11 करेंगे, यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 है। असल में दूसरा चैप्टर है, लेकिन इसका नाम चैप्टर नंबर 11 है और ये है अबाउट थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इस चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट एक वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे। इसकी जितनी भी इसके अंदर चीज़ें हैं उस सबको हम लोग देख लेंगे अच्छे से, और एक्सरसाइज की जो वीडियो होगी वो जो है वो फिर बाद में आएगी ऑब्वियसली, लेकिन इसके अंदर हम लोग जितने भी इसके टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से घोल के पी लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 11 यूनिट 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। सही है, तो थर्मल यानी कि हीट, तो किस तरह से हमारे पास चेंजेस आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, उसको देखेंगे। कहता है कि आपने कभी सोचा है कि गैप्स क्यों होते हैं ट्रेन के ट्रैक्स के दरमियान, जो ट्रेन की पटरियां उसके दरमियान गैप्स क्यों होते हैं, या जो कोल्ड बॉटल होती है वो हमारे पास क्यों आखिर नमी का शिकार हो जाती है, वेट हो जाती है, गीली हो जाती है बाहर से। जब भी ठंडी बोतल देखोगे वो बाहर से हमारे पास क्या होती है, गीली हुई होती है। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है ये इस वजह से है क्योंकि हीट चेंजेस हाउ पार्टिकल मूव। जिस तरह से पार्टिकल मूव करेंगे उस तरह से हमारे हीट भी चेंज होती है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे, गर्मी, गर्माइश, वार्मथ के बारे में कि किस तरह से हमारे पास हीट जो है वो मैटर को इफेक्ट करती है। मैटर यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कोई भी जगह लेती है, जैसे कि पानी, एयर, रॉक, ये सब मैटर है। दुनिया में हर चीज मैटर है। किस तरह से हीट मैटर को इफेक्ट करती है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अबाउट हाउ पार्टिकल मूव व्हेन हीटेड और कूल्ड। पार्टिकल किस तरह से मूव करते हैं जब हम उनको हीट करें या उनको ठंडा करें। तो मटेरियल्स, काफी मटेरियल्स दुनिया में ऐसे एक्सपैंड कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, या फिर वो अपनी चेंज स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है। पहले आइस थी, फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? व्हाट सुपर कंडक्टिविटी है? सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है when some materials lose all resistance to electric flow at low temperatures। यानी कि हमारे पास जो कुछ मटेरियल्स होते हैं वो रेजिस्टेंस खो बैठते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर रहे होते कि बिजली आ रही है तो बस आ रही है, उसको बिल्कुल रोकेंगे नहीं, रुकावट नहीं बनेंगे उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लो के अंदर रुकावट बिल्कुल भी नहीं बनेगी और बिल्कुल से काम जारी रहेगा। तो ये सब क्यों है, इस सब कुछ क्या है, इस सब कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक से मुराद होता है मूवमेंट, यानी किसी भी चीज की मूवमेंट। थ्योरी से मुराद होता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से मुराद हुआ मैटर हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जो कि हर टाइम मूव कर रहे होते हैं। ओके, यस। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं जो मशहूर है, असल में 4 हैं, प्लाज्मा भी होती है, लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 मैटर्स की स्टेट्स यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स क्या हैं जी? सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। पार्टिकल्स बड़े क्लोज होते हैं इसमें, तभी वो सॉलिड है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, करीब करीब होते हैं, और ये वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह पे खड़े होकर डांस करते रहते हैं, लेकिन मूव नहीं करते, यानी यहाँ से यहाँ पर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दे आर टाइटली पैक्ड, बड़े अच्छे से टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, इनके दरमियान फोर्सेज होती हैं जो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती हैं। हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी से मुराद यह है कि पार्टिकल्स कितने करीब या दूर हैं। जितने ज्यादा करीब होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी हाई होगी। जब इनको हीट किया जाता है सॉलिड्स को, तो ये ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, डांस ज्यादा शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा थोड़े से दूर जाते हैं एक दूसरे से, तब ये सॉलिड एक्सपैंड होता है, बिल्कुल एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि फैलना शुरू हो जाता है जब हीट दी जाती है। ऑब्वियस सी बात है ये। आगे है जी लिक्विड्स। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं, अ लिटिल फेयर अपार्ट, और इतने क्लोज नहीं होते जितने सॉलिड्स के क्लोज होते हैं, और इसकी पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो कमजोर होती हैं सॉलिड्स की बनिस्बत, लेकिन गैसेस की बनिस्बत ज्यादा अच्छी होती हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड पास हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से गुजर सकते हैं। इसी वजह से जितने भी लिक्विड हैं वो फ्लो करते हैं, यानी कि जैसे पानी हो गया वो फ्लो करता है, पेट्रोल हो गया फ्लो करता है। जब इसको हीट किया जाता है लिक्विड का, तो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं और दूर जाना शुरू हो जाते हैं पार्टिकल्स। गॉट इट? आगे है गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ही दूर होते हैं, इसके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होती। पार्टिकल्स आगे पीछे जैसा दिल करता है भागते रहते हैं, बहुत तेजी से भागते रहते हैं। दे बाउंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जाकर टकराते हैं, या जिस कंटेनर के अंदर गैस है उसके कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं, डिश 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 होती रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर बनता है। प्रेशर यानी कि दीवारों के ऊपर प्रेशर बनेगा। गैसेस की लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी से मुराद क्या है कि पार्टिकल्स दूर हैं, इसलिए लो डेंसिटी है। जब इसको हीट किया जाता है तो गैस के पार्टिकल्स और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, और फास्टर, और स्प्रेड आउट हो जाते हैं, और दूर जाना शुरू कर देते हैं। गॉट इट?
ओके। आगे चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। जैसे कि बर्फ है तो वो पानी में चेंज हो जाएगी, अगर पानी है तो गैस में तब्दील हो जाएगा। ये सब चलता रहता है। अगर हम लोग बात करें लिक्विड्स सॉलिड में चेंज होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं? चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के दरमियान जब हमारे पास लिक्विड सॉलिड में तब्दील होता है, जैसे कि पानी को अगर हम लोग बर्फ बना दें तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर हमारे पास जब हीट लॉस्ट होगी, जब हीट लूज करता है, हीट लूज होगी तब हमारे पास ये प्रोसेस होगा। तो पार्टिकल्स करीब आते हैं, जब हीट लूज होगी तो पार्टिकल्स करीब आएंगे और वो आराम से घूमना फिरना बंद कर देंगे, इसलिए वो आइस बनेगी ना। आराम से घूमे फिरेंगे तो वो पानी रहेगा, ठीक है। और आराम से नहीं घूम पाएंगे तो वो आइस बनेगी, एक दूसरे से जोड़ के बैठे रहेंगे आराम से, तो फिर आइस बनेगी। इसको कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि जमा होना। गॉट इट? और पानी आइस के अंदर तब्दील होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो सबको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे है मेल्टिंग। मेल्टिंग से मुराद होता है पिघलना, मेल्ट होना। जब सॉलिड हमारे पास लिक्विड में तब्दील होता है, जैसे कि बर्फ अगर पानी में तब्दील हो, हम लोग कहते हैं मेल्टिंग हो रही है। ये तब होता है जब हीट हमारे पास आए, जब हीट मिलेगी उसको तभी तो वो पानी में तब्दील होगी ना, गर्माइश की वजह से। पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करना शुरू कर देते हैं और फ्लो करना शुरू कर देते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता है दोनों चीजों के लिए, यानी कि आइस मेल्ट होना भी 0 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हो जाती है और जमना भी 0 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हो जाती है। समझ आइए? चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड से गैसेस में किस तरह तब्दील होगा उसको कहते हैं वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट। जब हम लोग लिक्विड को गैस बनाते हैं तो हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली गर्म करते रहते हैं, पानी को गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? पानी के पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूव करने की पावर, और ये भाग के क्या हो जाते हैं? गैस बन जाते हैं। और ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आता है। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये प्रोसेस होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तब भी जाके हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास गैस बनना शुरू हो जाएंगे। आगे जी एवेपोरेशन। एवेपोरेशन वेपराइजेशन की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा स्लोली होती है। स्लोली एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग कपड़े जाके बाहर टांगते हैं तो क्या होगा कि उसमें से पानी सूख जाता है हमारे पास, हमारे गीले कपड़ों पे से, उसको हम लोग कहते हैं वेपर्स की फॉर्म में उड़ के भाप बन के भाग जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हमने उसके नीचे चूल्हा रखा हुआ है ना, वो खुद ही होगा। आगे कंडेंसेशन। जब गैस हमारे पास लिक्विड में तब्दील हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है, यानी कि गैस कूल डाउन होकर अब दोबारा लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। समझो कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसके नीचे मैंने आग लगाई हुई है दबाकर, और इस कंटेनर को मैंने बंद किया। अब यहाँ से तो पानी उड़ के ऊपर जा रहा है, तो पानी बाहर तो निकल नहीं सकता, ऊपर जाके भाप बनेगा, दोबारा से पानी बन के नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। तो एग्जाम्पल में कहते हैं वाटर ड्रॉप्स ऑन अ कोल्ड बॉटल फ्रॉम फ्रिज। तो ये भी होता है कि जो फ्रिज में बॉटल वगैरह पड़ी होती है तो उसके आगे पीछे जो हमारे पास अगर देखो तो ठंडी बोतल है तो फिर भी गीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस लिक्विड में तब्दील होती है। समझे हो? नहीं समझे? समझ गया तो वेरी चंगी गल है। सी चेंजेस बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। अब सॉलिड से गैसेस के अंदर जा रहे हैं जी। सब्लिमेशन का प्रोसेस। जब सॉलिड डायरेक्ट हमारे पास गैस में तब्दील हो जाए, लिक्विड को भूल के लिक्विड के साथ बेवफाई कर देता है, बजाय कि सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज हो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ। ये बहुत दफा होता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सॉलिड किस्म की, ठीक है, वो जमी हुई होती है, वो स्मोक में तब्दील होती है। सही है? अच्छा जी। आगे डेपोजिशन। डेपोजिशन है सब्लिमेशन का उलट, यानी कि जब गैस हमारे पास जो है ना डायरेक्ट किस में तब्दील हो जाए? सॉलिड में। तो ये तब होता है जब हमारे पास फ्रॉस्ट फॉर्मिंग ऑन लीव्स ऑन कोल्ड मॉर्निंग, यानी कि जो हमारे पास शबनम, या वो पंजाबी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, उर्दू में शबनम ही होती है आई गेस उर्दू में, वो जो पत्तों पर जमी होती है सुबह सुबह ठंड के अंदर, तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। वो असल में गैस होती है लेकिन वो सॉलिड में तब्दील हो जाती है, बर्फ बन जाती है। उसको कहते हैं डेपोजिशन। तो ये आसान वर्डों में यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रीजिंग से मुराद क्या है? लिक्विड से सॉलिड में तब्दील होना। मेल्टिंग से मुराद है सॉलिड से लिक्विड के अंदर। वेपराइजेशन यानी कि लिक्विड से गैस के अंदर, बॉइलिंग भी कहते हैं। वेपराइजेशन लिक्विड से गैस स्लोली होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। कंडेंसेशन गैस से लिक्विड। सब्लिमेशन सॉलिड से गैस। डेपोजिशन गैस से सॉलिड। इसको अच्छी तरह से नोट कर लो। यूनिट 11 ही है, वही चल रहा है। थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट टू पॉइंटर आप लोगों के पास आएगा इधर, ठीक है। आगे पॉइंट टू पॉइंटर भी आएगा और उसको भी देखना है, इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं ना इसको। ये तो बहुत ही आगे आया हुआ है, पीछे ले जो गड्डी नो। ठीक हो गया जी।
ओके ओके, हाँ ये पॉइंट टू पॉइंटर, ठीक है, एक साथ एकदम बुक के साथ अलाइन चल रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लेक्चर लिया करो सुकून से, हेडफोन लगा के बस लेक्चर लेना आप लोगों का काम है, मेरा काम पढ़ाना है। कहता है कि हाउ इज फूड प्रिजर्व्ड यूजिंग डेपोजिशन एंड सब्लिमेशन, डेपोजिशन और सब्लिमेशन के जरिए फूड किस तरह से प्रिजर्व रहता है। देखो बड़े लंबे टाइम के लिए हम लोग जो है ना फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जायका उसका खत्म हो जाएगा हमारी माओ के मुताबिक। टमाटर जब सस्ते होते हैं ना, हम कहते हैं कि इसको फ्रीज कर लें, तो फ्रीज करने का फायदा नहीं है, जायका खत्म हो जाएगा, वाकई ऐसा ही होता है। वी कैन प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय रिमूविंग वाटर मॉइस्चर फ्रॉम इट। जब हम लोग ना किसी भी चीज के अंदर से, किसी भी खाने में से पानी हटा देते हैं, मॉइस्चर हटा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे को बड़ी लंबे अरसे तक वो सेव रहता है, प्रिजर्व रहता है। हम लोगों ने अगर ये करना होगा तो हम लोग दो चीजें यूज करेंगे, डेपोजिशन और सब्लिमेशन, ये दो प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। डेपोजिशन अभी भी हम लोगों ने ऊपर देखे हैं, डेपोजिशन का मतलब क्या था कि जब हमारे पास गैस डायरेक्टली सॉलिड में तब्दील हो जाए बजाय के लिक्विड बनने के, तो जब पानी के जो वेपर्स हैं गैस, वो अगर किसी कोल्ड सरफेस को टच करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट क्या है कि आइस बन जाते हैं। तो सब्लिमेशन क्या था, इसकी अपोजिट था, यानी कि जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाए बजाय के लिक्विड बनने के पहले। तो जब भी हमारे पास आइस डायरेक्टली चेंज होती है वाटर वेपर्स के अंदर बजाय के मेल्ट होने के, ठीक है, तो डायरेक्ट वाटर वेपर्स के अंदर हमारे पास आइस चेंज हो जाती है, यानी कि पहले उसको चाहिए था कि वो लिक्विड में जाए, लेकिन नहीं, लिक्विड में नहीं गई, डायरेक्ट गैस बन गई, डायरेक्ट हमारे पास क्या हो गया, वाटर वेपर्स में तब्दील हो गई मेल्ट होने की बजाय, तो वो सब्लिमेशन था। डेपोजिशन क्या था, जब गैस हमारे पास डायरेक्ट सॉलिड बन गई बजाय के पहले लिक्विड बनती। तो ये फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हमारे पास किस तरह से काम करता है। फूड प्रिजर्वेशन देखो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि खाने को फ्रोजन कर देते हैं, यानी कि बहुत ठंडा कर देते हैं, तो जो भी हमारे पास पानी होता है फूड के अंदर वो हमारे पास सॉलिड पानी बन जाता है, सॉलिड वाटर। फिर हम लोग इसको रख देते हैं वैक्यूम चैम्बर के अंदर, ताकि बाहर से कोई आवाज आना लगे ना, अंदर कोई जाए, और फिर वो ऐसे का वैसे ही रहता है। वैक्यूम चैम्बर से मुराद होता है मशीन होती है जिसके अंदर हवा और प्रेशर को रिमूव कर दिया जाता है, तो उसके अंदर कोई हवा नहीं होती जिसकी वजह से गैस जाए या कुछ भी हो। आगे जी 11.2 थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन को भी हम लोग देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, थर्मल एक्सपेंशन से मुराद है जब हम लोग किसी भी चीज को हीट करते हैं तो वो हमारे पास बड़ी हो जाती है, और इसी को हम लोग कहते होते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जब हम लोग किसी को हीट करते हैं वो बड़ी हो जाती है, साइज बड़ा हो जाता है। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, किसी भी मटेरियल के अंदर वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं तेजी से, और वो मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। जब दूर होते जाते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, यानी कि प्लास्टिक है, उसको अगर तुम लोग हीट करो तो वो बड़ा ही होगा, ठीक है, जितनी हीट दोगे उतना फैलता जाएगा, उतना पिघल जाएगा। तो तीन चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सपैंड होने को, कि वो कितना एक्सपैंड होगा। पहली चीज, वो किस टाइप का मटेरियल है। दूसरी, उसका टेम्परेचर कितना बड़ा है, कितना ज्यादा बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। ओरिजिनल साइज कितना था ऑब्जेक्ट का। ये तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। आगे है जी टेबल 11.1, और इसके अंदर हम लोग को ये शो कर रहा है डिफरेंस इन एक्सपेंशन। सॉलिड्स ओनली अ लिटिल, थोड़ा सा जो है एक्सपैंड होते हैं, पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और इतना ज्यादा मूव नहीं करते होते, इसलिए इतना एक्सपैंड नहीं होता। लिक्विड्स ज्यादा एक्सपैंड होते हैं सॉलिड से, पार्टिकल्स आराम से मूव कर रहे होते हैं इसके अंदर, और गैसेस को तो बिल्कुल ही छोड़ दो, ये सबसे ज्यादा ही एक्सपैंड होते हैं, पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं एक दूसरे से। सही है। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, तीन टाइप की एक्सपेंशन होती है सॉलिड के अंदर। एक होती है लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि खाली लेंथ का बढ़ना, खाली लेंथ बढ़ेगी तो लीनियर एक्सपेंशन है। फिर एरिया या सरफेस एक्सपेंशन, यानी कि लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ेंगी, लेंथ भी बढ़ेगी विड्थ भी बढ़ेगी। फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बढ़ेंगी, ये वॉल्यूमेट्रिक होगा। वॉल्यूम से मुराद होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों चीजें बढ़ेंगी तो फिर वॉल्यूमेट्रिक होगा। आगे है जी ये लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लीनियर से मुराद होता है एक डायरेक्शन में, जब भी हम लोग किसी सॉलिड रॉड को समझो हीट करते हैं, एटम्स उसके वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं और थोड़े से आगे पीछे मूव करते हैं, एटम्स हमारे पास एक दूसरे से दूर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रॉड की लेंथ बढ़ जाती है। तीन चीजें जो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन को अफेक्ट करती हैं। पहली चीज है इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा वाइब्रेशन होगी, ज्यादा एक्सपैंड होगा। ओरिजिनल लेंथ, अब एक बड़ा रॉड है उसके अंदर ज्यादा एटम्स है, तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा एक्सपैंड होगा, क्योंकि एटम ज्यादा है ना उसमें। फिर मटेरियल की टाइप भी बहुत मैटर करती है, कुछ मटेरियल दूसरों से ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, ये बात बहुत समझने वाली है। फार्मूला फॉर लीनियर एक्सपेंशन,
फार्मूला दिया हुआ लीनियर एक्सपेंशन अगर हम लोगों ने फाइंड करनी हो तो एल से मुराद होगा ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल यानी कि कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है पहले से, डेल्टा से मुराद होती है चेंज, फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना टेम्परेचर बढ़ा है, डेल्टा से मुराद है चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ये एक कोएफिशिएंट भी होता है। तो ये हमारा फार्मूला है डेल्टा एल अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो यानी कि कितना हमारे पास लेंथ बड़ी है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अल्फा को मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ के साथ और इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है लीनियर का। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 11.2 में तो यहाँ पर हम लोग को लीनियर एक्सपेंशन दी हुई है, कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं, अल्फा की वैल्यूज दी हुई है हर मटेरियल के लिए। स्टील के लिए अलग वैल्यू है, क्वार्ट्ज के लिए अलग है, इनवार, ग्लास, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम सब के लिए अलग अलग हमें वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁵ है, तो ये ज्यादा एक्सपैंड करेगा, इसकी वैल्यू बड़ी है, 2.4 आ रहा है। आगे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। वॉल्यूमेट्रिक क्या है? वॉल्यूमेट्रिक अभी हम लोगों ने बात की तीनों डायरेक्शंस के अंदर, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी, तीनों चीजें जब होंगी तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक होगा। जब भी एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास का वॉल्यूम है वो बढ़ता है, ज्यादा बढ़ता है। अभी उसको हीट कर रहे हैं तो बढ़ेगा वॉल्यूम। पार्टिकल हर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, एक डायरेक्शन में नहीं, सारे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर। पहली इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ाया गया, जितना ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा उतना ज्यादा वहां पर पार्टिकल आगे पीछे मूव करेंगे और सारे एक दूसरे से आगे मूव करना शुरू कर देंगे, दूर जाना शुरू हो जाएंगे। ओरिजिनल वॉल्यूम बहुत मैटर करता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, बिगर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर पार्टिकल्स टू मूव, बड़े ऑब्जेक्ट्स है तो उनके अंदर ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो ज्यादा मूव करेंगे। फिर मटेरियल टाइप बहुत मैटर करती है, हर मटेरियल के अपने अपने जो है ना, हर मटेरियल अपने लिहाज से बिहेव करता है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का भी फार्मूला है और उसके लिए लीनियर के अंदर अल्फा हमारे पास कोएफिशिएंट यूज हो रहा था, इसमें बीटा यूज होगा। ओरिजिनल वॉल्यूम वी होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी ही होगा और इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा टी ही होगा, और हमारे पास बीटा जो है वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए आएगा। तो हम लोगों ने फाइंड करना है इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। आसान सा फार्मूला, दोनों का सेम है, बस उसमें अल्फा था इसमें बीटा आ रहा है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ के बीटा हम लोगों को दिए गए हैं, यानी कि मैथनल एक सब्सटेंस है उसका हमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन दी गई है, और मरकरी का दिया गया जो कि हमारे पास थर्मोमीटर्स के अंदर होता है, फिर एसीटोन का भी दिया गया है, तो सब का दिया गया। आगे अगर हम लोग चलें तो एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर बड़े मज़े की, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा देखो, अब मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ से, ये चंद चीज़ें आप लोगों को देखो। अगर आप लोगों को खाली अल्फा की वैल्यू चाहिए तो ये दोनों चीज़ें उठ के इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो वैसा ही हुआ है, इसके नीचे जाके दोनों डिवाइड हो गई हैं, सही है। और अल्फा हमारे पास क्या था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि कितनी चेंज इन लेंथ आई है और कितनी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, ये देखो चेंज इन लेंथ कितनी आई है और कितनी ओरिजिनल लेंथ थी, और डिवाइड में टेम्परेचर वैसे का वैसा आ जाएगा, यानी कि कितना चेंज इन लेंथ हुआ और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, इसी के ऊपर अल्फा डिपेंड कर रहा है। तो यही बात अभी हम लोग भी देख रहे हैं, नई बात तो देख नहीं रहे। और सेम हम लोग बीटा के लिए भी करेंगे कि अगर बीटा हम लोगों ने निकालना है तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है कि यहाँ से उठ के इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी, तो वही हम लोगों ने किया। और ये देखो तो हमारे पास क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम, ऊपर डेल्टा वाला, नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम है वी नॉट, या वी भी लिख सकते हो सिंपल, और नीचे आ जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आगे चलें। ओके, सो 11.1 एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ स्टील ब्रिज। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, कहता है कि एक पुरानी ब्रिज है जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है, यानी कि 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर जब लिखा तो मतलब कि सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो 1500 मीटर। और रोजाना उसका टेम्परेचर चेंज होता है 15 डिग्री सेल्सियस, रात से दिन में, रात में कुछ ठंडा होता होगा, बस दिन में जाते जाते लेकिन 15 का चेंज आता है। तो स्टील एक्सपेंड करती है ऑब्वियसली जब वो गर्म होती है। तो हमें बताया गया है कि जो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है वो आप लोगों को दे दिया गया, 12 इंटू 10⁻⁶ पर केल्विन टेम्परेचर होता है। हम लोगों ने फाइंड करना है कि हाउ मच लॉन्गर द ब्रिज बिकम व्हेन इट गेट हॉटर, तो कितनी लंबी हो जाती है ब्रिज जब हम इसको हम लोग हॉट करते हैं। ये हम लोग तो नहीं करते, खुद हॉट होती है। हम लोग फार्मूला यूज करेंगे लीनियर कोएफिशिएंट का। जब लीनियर कोएफिशिएंट दिया गया तो इसका मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इनटू लेंथ इनटू डेल्टा टी। हम लोगों ने चेंज इन लेंथ फाइंड करनी है डेल्टा एल, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह पे हमें वैल्यू दी गई है वो लगाएंगे, लेंथ हमें ब्रिज की भी दी गई और टेम्परेचर भी दिया गया, सही है। तो सारी चीज़ें हम लोग को उसने दे दी हैं। तो जो हमें अल्फा की वैल्यू दी है वो हमने लगाई, उसने लेंथ दी 1500 जो है ना वो हमारे पास पूरी है ब्रिज, और टेम्परेचर 15 दी है।
तो 0.27 हमारे पास जो ब्रिज है वो लंबी हो जाती है, यानी कि 27 सेंटीमीटर ब्रिज लंबी हो जाती है हीट होने की वजह से। वाओ, दैट्स सो एपिक, इजंट इट, और इज इट? यार लेक्चर बहुत बड़ा बनता है, एक तो इतने बड़े बड़े तुम लोगों के चैप्टर रहना, कसम से दिमाग खाया जाता है, हमारा दिमाग खाया जाता है, तुम लोगों का खाया जाता होगा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन आराम से सुनते रहा करो, मैं बोल बोल के थक जाता हूँ और कुछ नहीं। फिर दरमियान में गाने गाने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे से फिर दिमाग एक साथ इतना बड़ा लेक्चर देना ये आसान बस की बात तो नहीं होती ना। इसलिए सपोर्ट किया करो ताकि वीडियोस बनाते रहे हम लोग आपके लिए। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से होती है उसका एक एक्सपेरिमेंट दिया गया। सबसे पहले एक सेटअप बना रहा है। क्या सेटअप बना रहा है जी? कहता है टेक अ मेटल रॉड, स्टील टाइप का एक मेटल रॉड ले लो, फिक्स अ बोल्ट एंड नट मेटल फास्टनर्स टाइटली टू इट। वो बोल्ट नट होते हैं उसके ऊपर जो है अच्छे से टाइट कर दो। हीट द रॉड विद अ बुंसन बर्नर। इस एक रॉड को हीट करो बुंसन बर्नर, एक लैब के अंदर एक जो है आग जलाने वाला एक फ्रेम पड़ा होता है फ्लेम, उससे इसको बर्न करो, हीट करो उसको। रॉड गेट्स हॉट, रॉड जो है गर्म हो जाएगा और एक्सपैंड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। दिस पुशेस अगेंस्ट द बोल्ट, और ये हमारे पास जब बड़ा होगा तो बोल्ट के अगेंस्ट जाएगा, यानी कि बोल्ट हमारे पास जो है ना उसके ऊपर जो हम लोगों ने लगाया हुआ है पेच सा, बड़ा सा पेच लगाया हुआ है रॉड के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट जाएगा। अगर हमारे पास एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुई तो वो टूट जाएगा, बोल्ट जो हमने उसके ऊपर नट लगाया वो टूट जाएगा। तो ऐसा ही होगा ऑब्वियसली, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये हम लोग को बता रहा है। तो कहता है कि क्या था, डिफरेंट मेटल डिफरेंट तरीकों से एक्सपैंड होते हैं। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो इंजीनियर को सोचना पड़ता है कि बिल्डिंग बनाते हुए वो कौन सा मटेरियल यूज करें, कौन सी ब्रिज, जो ब्रिज बना रहे हैं तो कौन सा मटेरियल यूज करें ताकि वो ब्रिज टूटे नहीं, एक्सपैंड हो जाए लेकिन ये ना टूट जाए। टूटने वाला काम नहीं होना चाहिए। ओके, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान क्या हमारे पास रिलेशन है वो देखते हैं। कहता है कि रिलेशन है दोनों के दरमियान के हाउ मच समथिंग ग्रोज इन लेंथ एंड हाउ मच इट ग्रोज इन वॉल्यूम। लीनियर की बात होगी तो लेंथ की बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम कितना ग्रो कर रहा है। फार्मूला इसका बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, यानी कि बीटा हमारे पास जो था वो हमारे पास वॉल्यूम एक्सपेंशन का और अल्फा था हमारे पास लीनियर का। तो इसका फार्मूला है कि बीटा जो है वो इक्वल है 3 इंटू अल्फा। यानी कि इससे मुराद ये है, अगर हम लोग को पता होगा कि एक ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कितनी डायरेक्शन में बड़ा होगा। यानी कि अगर हम लोगों को पता करना हो, इफ यू नो हाउ मच एन ऑब्जेक्ट ग्रोज इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हम लोगों को पता हो कितना ग्रो करेगा, कितना बड़ा होगा, तो हम बता सकते हैं वो तीनों डायरेक्शंस के अंदर कितना बढ़ेगा, यानी कि लेंथ के अंदर, विड्थ के अंदर और हाइट के अंदर। यानी कि हम लोग उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं। तो वॉल्यूम उसका 3 इंटू अल्फा होगा। अल्फा तो खाली सिंपल है ना, लेंथ है। बीटा तीन चीजें थी हमारे पास, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो अगर हमें एक चीज पता है तो हम लोग तीन चीजों के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें एक लेंथ को, तो हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा बीटा का भी। समझ आई? आगे एग्जांपल 11.2, हॉट एयर बैलून। कहता है एक हॉट एयर बैलून है और उसका हमें वॉल्यूम दिया गया 500 मीटर क्यूब 20 डिग्री सेल्सियस पे। कहता है अगर हम लोग उसको 80 डिग्री सेल्सियस की हवा के साथ भर दें तो हाउ मच मोर स्पेस विल इट टेक, तो वो कितनी स्पेस और लेगा। तो सबसे पहले बात हो रही है वॉल्यूम की, यानी कि हमारे बीटा की बात होगी। तो बीटा की वैल्यू हमें दी गई है, हम लोगों ने लिख दी। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, पहले उसका टेम्परेचर था 80, अगर हम लोग 80 से भरा है और पहले उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग 80 में से 20 निकालेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा टी की जगह हम लोगों ने 60 लगाया, वॉल्यूम की जगह पर हमें जो दिया गया 5 वो लगाया, बीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाई तो डेल्टा वी आ गया, यानी कि 1.05 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यानी कि 1.05 मीटर क्यूब हमारे पास बड़ा होगा जब हम लोग इसके अंदर हवा, गर्म हवा ऐड करेंगे तो। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। लिक्विड्स भी एक्सपेंड होते हैं जब हम लोग उसको हीट करते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स इवन लाइक सॉलिड से लेस टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड से, लेकिन तब भी अगर हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो तेजी से मूव करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, बच जाते हैं, पुशअप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर जाके, ठीक है। और इसलिए हम लोग कहते होते हैं कि लिक्विड्स हमारे पास ज्यादा स्पेस लेते होते हैं। तो इससे मुराद यह है कि वी कांट हीट लिक्विड्स डायरेक्टली, सो वी यूज अ कंटेनर। बट तो देखो वही बात है, यानी कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास क्या करते हैं, तेजी से मूव करना शुरू हो जाते हैं जब, और एक दूसरे के ऊपर जाके पुश होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में बहुत मशहूर बात है लिक्विड्स के बारे में, और इसलिए लिक्विड ज्यादा स्पेस लेते हैं। हम लोग डायरेक्टली हीट तो नहीं कर सकते ना लिक्विड को, तो हम लोग किसी कंटेनर के अंदर उसको डाल के रखते हैं, यानी कि पानी ये तो नहीं है डायरेक्ट जाके जो है ना चूल्हे के ऊपर रख दो, ऐसा नहीं होता। पहले बर्तन लेते हैं उसके अंदर पानी डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कंटेनर जो है वो भी एक्सपैंड करते हैं। तो हमारे पास दोनों चीजें आती हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी आती है इसमें और हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन भी आती है।
तो इसके अंदर हमारे पास जो चीज आती है वो है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन सबसे पहले। तो ये हमारे पास ट्रू इंक्रीज इन द लिक्विड वॉल्यूम ड्यू टू हीट, जब हम लोग हीट कर रहे हैं लिक्विड को तो उसकी वजह से हमारे पास ट्रू इंक्रीज इन द लिक्विड वॉल्यूम कितना आ रहा है, यानी कि लिक्विड की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है, वो हमारे पास बताएगी रियल वॉल्यूम एक्सप्रेशन। इसका फार्मूला है गैमा, इसको गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले अल्फा पढ़ चुके हैं, बीटा पढ़ चुके हैं, अब गैमा आ गया। तो गैमा इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा वी ऊपर होगा और डिवाइड के अंदर हमारे पास दो चीजें आएंगी, यानी कि वी आएगा और डेल्टा टी भी आएगा, दो चीजें हमारे पास आएंगी। ये बात होगी यहाँ पर। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या है कि चेंज, जहां पर डेल्टा आएगा उसको चुप करके चेंज समझ आना है कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, कितना चेंज आया, और खाली वी ओरिजिनल वॉल्यूम है। डेल्टा टी कितना टेम्परेचर बढ़ा है। गामा क्या है, रियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, रियल एक्सपेंशन का, रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन का हमारे पास कोएफिशिएंट है गामा। अब अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, ये वो वॉल्यूम की एक्सपेंशन है जो कि हम लोग देख रहे होते हैं कि हो रही है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, यानी कि जिस बर्तन के अंदर हम लोग उस चीज को गर्म कर रहे हैं, पानी को या जिस भी चीज को, उसमें भी एक्सपैंड होना है, वो जो एक्सपैंड हो रही है उसको हम लोग कहते हैं अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला होता है रियल एक्सपेंशन जितनी हुई है उसमें से अगर कंटेनर की एक्सपेंशन को निकाल दिया जाए तो ये हमारे पास बचती है अपेरेंट एक्सपेंशन। तो इसको हम लोग कहते हैं गामा इंटू ए। गामा इंटू ए से मुराद होगा हमारे पास अपेरेंट। तो डेल्टा वी अपेरेंट डिवाइडेड बाय वी इंटू डेल्टा टी, ये इसका फार्मूला होगा। वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नीचे आएगा और ऊपर हमारे पास आएगा डेल्टा वी अपेरेंट। ए लिख दो यूं करके, या पूरा लिखना, अपेरेंट पूरा लिख दो, तो इसका फार्मूला है, अच्छे से याद रखना। तो खाली गामा क्या है, रियल वॉल्यूम का एक्सपेंशन है, और गामा ए क्या है, अपेरेंट वॉल्यूम का एक्सपेंशन है। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, याद रखना। फिर कहता है रियल वर्सेस अपेरेंट एक्सपेंशन का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कहता है एक फ्लास्क ले लो, यानी कि एक राउंड ग्लास बोतल होती है जो लैब्स वगैरह में पड़ी होती है। कहता है इसको एक कलर्ड लिक्विड से भर दो, यानी कि जो लिक्विड इसके अंदर होगा किसी ना किसी कलर का होगा। अब इसको हीट करना शुरू कर दो नीचे से, अब क्या होगा। कहता है सबसे पहले ग्लास एक्सपैंड होगा, क्योंकि सब तो पहले आग जड़ी ग्लास नहीं लगनी, वो ही जड़ा ना एक्सपैंड होएगा। सो लिक्विड लेवल गोज डाउन, तो हमारे पास जो लिक्विड का लेवल है वो हमारे पास थोड़ा नीचे चला जाता है, V1 हो जाता है। फिर लिक्विड हॉट हो जाता है बाद में, फिर हमारे पास लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है लिक्विड का। तो पहले ग्लास एक्सपैंड हो रहा है, तो यानी कि जब ग्लास एक्सपैंड होगा तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा ना, उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम आ जाएगा, ज्यादा लिक्विड आ रहा होगा तो उसका वॉल्यूम गिर जाएगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम डाउन हो जाएगा। अब एक्सपैंड हो चुका है वो, अब क्या होगा, लिक्विड हॉट होना शुरू हो जाएगा, तो अब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा वॉल्यूम, तो V2 समझ आ गई। द राइज फ्रॉम मिडिल टू टॉप इज कॉल्ड रियल एक्सपेंशन, जो दरमियान से ऊपर की तरफ जाएगा वो रियल एक्सपेंशन होगी, जो बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा वो अपेरेंट एक्सपेंशन होगी। जो हमारे पास द फॉल फ्रॉम स्टार्टिंग टू मिडल, जो हमारे पास घिरना शुरू होगा शुरू से लेकर दरमियान तक, वो फ्लास्क की एक्सपेंशन होगी। तो फार्मूला क्या है रियल एक्सपेंशन का बना यहाँ पर, इस चीजों को अच्छी तरह से याद करना है। रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू अपेरेंट एक्सपेंशन इनटू फ्लास्क एक्सपेंशन, यानी कि रियल एक्सपेंशन गामा इनटू आर इज इक्वल टू गामा इनटू ए, मतलब कि अपेरेंट, ए से अपेरेंट और एस से मुराद फ्लास्क की एक्सपेंशन। समझ आ गई जी। तो कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग और डिस्कस करते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ऑल एक्सपैंड व्हेन हीटेड, तीनों को जब भी हीट किया जाता है तो तीनों के तीनों एक्सपैंड होते हैं। सॉलिड सबसे कम एक्सपैंड होते हैं, लिक्विड उससे ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, गैसेस सबसे ज्यादा एक्सपैंड होती हैं, सबसे ज्यादा फैलती हैं। ज्यादा एक्सपेंशन मैटर करती है लिक्विड के मटेरियल के ऊपर, किस टाइप का मटेरियल है, मटेरियल किस टाइप का, लिक्विड का नहीं, मतलब किस टाइप का मटेरियल यूज हो रहा है। लिक्विड्स के अंदर हम लोगों ने देखना होगा दो चीजों के बारे में, रियल और अपेरेंट एक्सपेंशन, दोनों चीजों के बारे में देखना होगा। तो इंजीनियर्स जब भी कोई ना कोई चीज बना रहे होते हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह, तो वो लाजमी देखते हैं कि कितनी थर्मल एक्सपेंशन इस बिल्डिंग में हो सकती है। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट दिस होल, और इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट ऑल हेयर, और अभी भी काफी चीजें रहती हैं, अल्लाह दा नाम है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लिक्विड। तो कहता है जब हम लोग हीट करते हैं किसी भी लिक्विड को, जैसे कि ऑयल को, मिल्क को, जूस को, सबको हीट करते हैं, तो वो ज्यादा स्पेस लेती है, इसको हम लोग एक्सपेंशन कहते होते हैं। जब हम लोग उसको ठंडा करते हैं तो हमारे पास वो कम स्पेस लेती है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो पानी जो है ना वो कहता है स्पेशल है, कहता है ये दूसरों की तरह बिहेव नहीं करता लो टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि जो लो टेम्परेचर से मुराद ये है कि जब ठंडा हो रहा होता है तब ये सेम जो है ना बिहेव नहीं करता। अनोमलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जब पानी हमारे पास ठंडा होता है, यानी कि 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है, तो तब वो एक्सपैंड होता है।
तो ये जो प्रॉपर्टी जो पानी किसको कहते हैं, अनोमलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी कि सारे को वक्री है, ये और प्रॉपर्टी किसी में भी नहीं है। तो जब भी हम लोग कूल करते हैं पानी को, यानी कि 4 से 0 डिग्री पे आ रहा है, तो बजाय कि वो श्रिंक होने के, यानी कि वो तंग हो, वो थोड़ा और बढ़ता है, थोड़ा सा और बढ़ता है, लाइक और थोड़ा सा बढ़ेगा। ये बहुत कम होता है, किसी भी लिक्विड में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी लिक्विड जो वो श्रिंक होते हैं, जब वो कोल्ड हो रहे होते हैं, लाइक जब इसको ठंडा करते हैं किसी भी लिक्विड को, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं, तंग होते हैं। लेकिन जो हमारे पास पानी है वो हमारे पास और ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो ये जो पानी की बिहेवियर है, इसको कहते हैं अनोमलियस एक्सपेंशन, ये कोई वखरी चीज है। आ गया जी, हमारे पास अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ ही बाकी है बाकी। वाटर फ्रीजिंग एंड आइस फ्लोटिंग, तो कहता है कि जब पानी हमारे पास आइस के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो छोटे पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स जिसको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, उसके अंदर वो एक स्पेशल पैटर्न के अंदर आगे अरेंज हो जाते हैं, जैसे स्नो फ्लेक की तरह, यानी कि जो हमारे पास बड़े आराम से जो है ना पार्टिकल अरेंज हो जाते हैं। तो अब मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि 4 डिग्री से जब वो 4 तक 0 तक जाएगा, 4 से 0 तक, तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा, तो वो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, तो आइस बड़ी होती है, इसलिए आइस जो है फ्लोट करती है पानी के ऊपर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स आराम से फ्लोट कर सकते हैं। हालांकि वो उतने ही किलो की आइस होगी, लेकिन ऊपर फ्लोट कर रही होगी। तो आगे ये बात है कि डेंसिटी एंड लाइफ इन वाटर, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। ओए होए, इत्थे गया दिल ला के, एक सेकंड जी, अच्छा पढ़ ही लेते हैं। डेंसिटी एंड लाइफ इन वाटर, कहता है पानी हैवी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने बात की है कि 4 से 0 जाते हुए हैवी होगा। तो जब वो ठंडा होता है तो हमारे पास क्या होगा, आइस बनता है, तो वो फिर यहाँ पर हल्का हो जाता है, लाइक 4 डिग्री पे वो अभी हैवी है, लेकिन जब वो ठंडा हम लोग उसको कर रहे हैं 4 डिग्री से 0 तक जाना है उसने दरमियान में, इधर वो हल्का हो जाता है, लाइटर हो जाता है, यही बात है। और फिर बर्फ जो हम लोगों की हमेशा पानी के ऊपर तैरती है, उसकी वजह यही है कि वो हमारे हमेशा लाइटर होती है। तो जो फ्लोटिंग आइस होती है वो क्या करती है, पानी को गर्म रखती है जो उसके अंडर होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास फिश है या प्लांट्स हैं, बड़े आराम से जिंदा होते हैं। हालांकि सर्दियों के अंदर भी ऊपर से लेक्स जम जाते हैं, लेकिन नीचे जो है ना वो जानवर मरते नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पौधे मरते नहीं है, या हमारे पास मछलियां नहीं मरती, क्योंकि जो आइस है उसने ऊपर लेयर बना दी है, लेयर बना दी है, तो नीचे जो मटेरियल है वो सारा ठंडा रहेगा। वो एक बहुत मशहूर है ना इग्लू, वो क्या होता है, वो बनाया जाता है बर्फ वाली जगहों पे, सारा बर्फ से बनाते हैं, उसके अंदर रह रहे होते हैं। हालांकि अंदर ठंडा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो गर्म होता है इग्लू। 11.3 हम लोगों ने एग्जाम्पल देखनी है अभी। एग्जाम्पल 11.3, अच्छा जी, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लासरीन, वॉल्यूम एक्सपेंशन आ गई, यानी कि बीटा की बात करेंगे, ऐसा ही है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके अंदर कहानी क्या हो रही है। 11.3 के अंदर क्या था, वॉल्यूम मैंने आपको दे दिया 250 मिलीलीटर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दे दिया 500 इंटू 10⁻⁶, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 50 डिग्री का चेंज आ रहा है, यानी कि 70 था, फिर 20 पे 20 का चेंज आ रहा है, तो यानी कि 70 में से 20 निकाले तो 50 बचेगा। और चेंज इन वॉल्यूम किसके ऊपर होता है, कोएफिशिएंट इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो कोएफिशिएंट क्या है जी, गामा इनटू वॉल्यूम इनटू हमारे पास डेल्टा टी आएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को कोएफिशिएंट दिया गया, यानी कि वैल्यू उसकी दी हुई है, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ है हम लोग को 250, तो वो लगाया, और चेंज इन वॉल्यूम भी हम लोग को उसने दे दिया 50, तो वो भी लगाया, तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 6.25 मिलीलीटर। सही है। तो कहता है कि हम लोगों ने एक लिक्विड को हीट किया, यानी कि ग्लासरीन को 20 डिग्री से 70 डिग्री पे, तो यानी कि वो 50 डिग्री हमारे पास और गर्म है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला यूज किया है लिक्विड एक्सपेंशन का, तो वो हमारे पास गामा वाला था, याद रखो लिक्विड है ये, इसलिए लिक्विड एक्सपेंशन का फार्मूला यूज किया, यानी कि वो कितना बड़ा हुआ है, तो लिक्विड एक्सपेंशन का फार्मूला यूज किया, इसलिए गामा वाला यूज किया, बीटा वाला यूज नहीं किया। तो हम लोगों ने देखा था कि क्या फार्मूला था इसका, तो वही वाला यूज किया, तो 6.25 मिलीलीटर ये बड़ा हो गया है। आगे जी, रियल लाइफ यूजेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये चंद यूजेस है हमारे पास रियल लाइफ एक्सपेंशन। थर्मोमीटर सबसे पहले इसमें आता है, ये थर्मोमीटर्स मरकरी या अल्कोहल जिसको हम लोग कहते होते हैं। तो अगर हम लोग इसमें देखें, जब भी हम लोग मरकरी या अल्कोहल को हीट करते हैं तो हमारे पास फैलता है, और इसलिए जो हमारे पास टेम्परेचर ट्यूब जो होती है जिससे टेम्परेचर चेक करते हैं, तो बहुत ही बुरी बनी है, लेकिन जैसी भी होती है वो जो हमारे मुंह में डालते हैं या बगल में डालते हैं,
तो वो हमारे पास हीट की वजह से उसमें जो मरकरी होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि पहले यहाँ पर था समझो तो फिर यहाँ पर चला जाएगा। तो हम लोग को माइनस करते हैं टेम्परेचर दोनों को कि वो कितना टेम्परेचर हमारा हाई है या या कितना हाई है। नॉर्मल 37-38 होता है, तो कितना अभी है वो हम लोग को बता देता है। तो हम लोग फिर इस तरह से इसको यूज़ करते होते हैं थर्मोमीटर्स में। एक्सपेंशन की बहुत मतलब यूज़ है इसके अंदर। दूसरा यूज़ है बायोमेटालिक स्ट्रिप में। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर दो मेटल्स होते हैं, बायो से मुराद टू होता है, तो टू डिफरेंट मेटल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रक हुए होते हैं। जब इसको हीट दी जाती है तो एक मेटल ग्रो करता है दूसरे से, जिसकी वजह से उसको बेंड करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि वो फैल जाता है तो बेंड तो नहीं होगा। तो ये हमारे पास यूज होता है टर्न ऑन या ऑफ करने में। हमारे पास जो होते हैं स्विचेस को, जैसे कि हमारे पास आयरन्स होती हैं, यानी कि स्त्रियां, इलेक्ट्रिक स्त्रियां जो होती हैं, तो उसको ये मदद करता है, हम उसको ऑन ऑफ करने के अंदर हमारी मदद करता है बायोमेटालिक स्ट्रिप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। या इस तरह से भी यूज होता है कि किसी चीज का टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो उसका अंदर भी थर्मोस्टेट उसको कहते होते हैं, उसका अंदर भी यूज होता है। अच्छा, एक्सपेंशन जॉइंट्स, रेलवेज होगी, ब्रिजेस हो गई या बिल्डिंग्स होगी, वो छोटे छोटे गैप्स उसमें रखे जाते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स जिनको कहते हैं, ताकि वो जब भी हमारे पास एक्सपैंड हो या गर्म हो तो वो टूटे नहीं, ब्रेक्स ये ना वो टूट जाए, ब्रिजेस टूट जाए, ऐसा ना हो। इसलिए उसके दरमियान गैप रखा जाता है ब्रिजेस के, ताकि वो हमारे पास फैलें फैलें लेकिन ये ना वो टूट जाए, तो टूटना नहीं चाहिए। एंड ओपनिंग है बॉटल कैप, कहता है अगर किसी भी बॉटल की कैप ऊपर से स्टक हो गई है तो हम लोग गर्म पानी डालते हैं, तो जो मेटल है वो एक्सपैंड करता है, थोड़ा सा लूज हो जाता है, उसकी वजह से हम लोग ईजिली खोल सकते हैं। ये उन चीज़ों के लिए है जो मतलब बोतलें जो हैं जिनका मेटल का ऊपर से ना कैप बनी हो। फिर है जी पावर लाइंस, यानी कि जो हमारे पास तारे होती हैं जो बिजली वगैरह लेके जा रही होती हैं, उसको हम लोग लूजली हैंग करते हैं, यानी कि वो ना यूं लूजली हैंग कर रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास ना उन्होंने तंग होना होता है सर्दियों के अंदर। तो सर्दियों के अंदर हम लोग जो तारे हैं ना बिजली वाली, वापडा वाले, जितने भी एस्को वाले, ये सब क्या करते हैं, तारों को थोड़ा सा लूज करते हैं। अगर हम लोग बहुत टाइट हो जाएंगे ना तारे सर्दियों में तो वो टूट जाती हैं, और गर्मियों में वो लोग टाइट कर देते हैं तारों को, क्योंकि फिर वो गर्मियों में एक्सपैंड होना होता है उन्होंने। डिजाइनिंग मशीन्स, अच्छा जी, कहता है डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट तरीकों से एक्सपैंड करते हैं, तो इंजीनियर्स को पता होता है कि कौन सा मटेरियल हम लोगों ने यूज करना है मशीन्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या टूल्स बनाने के लिए, ताकि हमारे पास डैमेज ना हो। अच्छा जी, क्या चीज खराब हो सकती है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी चीज के क्या हो सकते हैं। कहता है रोड्स और बिल्डिंग्स क्रैक पुर्स के दरमियान पड़ सकता है अगर एक्सपेंशन को मद्देनजर ना रखा जाए। पावर लाइंस जो है वो हमारे पास घिर सकती हैं, एक्सपैंड हो जाएंगी अगर बहुत ज्यादा घिर जाएंगी, अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रही हो। रेलवे ट्रैक हमारा बैंड हो सकते हैं गर्म वेदर के अंदर, ठीक है, क्योंकि फैल जाते हैं ना। पाइप्स बर्स्ट हो जाते हैं अगर लिक्विड्स जो है उसके दरमियान जो है वो वॉल्यूम के अंदर बढ़ जाए, तो पाइप भी फट सकते हैं। और मेजरिंग टूल्स जो है वो खराब रीडिंग्स दे सकते हैं। मेटल्स वीक हो जाते हैं अगर एक्सपैंड हो जाए और श्रिंक होते रहे बार बार, तो मेटल्स भी वीक हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास जो है ना होती रहती हैं इसके अंदर। कहता है जो आईफल टावर है वो 6 इंच लंबा हो जाता है गर्मियों के अंदर, क्योंकि आयरन जो है हमारे पास क्या है कि एक्सपैंड होता है जब भी गर्म होता है, तो 6 इंच हमारे पास आईफल टावर जो है ये पेरिस का, ये लंबा हो जाता है गर्मियों के अंदर। तो एक फन फैक्ट उसने यहाँ पर बताया है। आगे है जी इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन को भी अभी हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा अभी डिस्कस करने का, मेरा जो है ना मुंह सूख गया, इसलिए इवेपोरेशन को जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर या इसी वीडियो के साथ मैं अटैच कर देता हूँ वीडियो, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा तो जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन हमारे पास 11.3 है, और इसमें कहता है कि एवेपोरेशन होती क्या, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो। देखो, एवेपोरेशन हम लोग कहते हैं जब भी लिक्विड आराम से, बड़े ही आराम से गैस के अंदर तब्दील हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं एवेपोरेशन हो गया। जिस तरह से समझो कि हमारे गीले कपड़े बाहर खड़े होते हैं, तो वो क्या है कि उसमें से सारा पानी उड़ के गायब हो जाता है और वो सूख जाते हैं, तो उसको कहते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस। अब ऐसा क्यों होता है? लिक्विड के अंदर छोटे छोटे टाइनी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, जिसको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और कुछ वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत तेज़ी स्पीड से मूव करते हैं और वो हवा के अंदर निकल जाते हैं, इसी को कहते होते हैं एवेपोरेशन का प्रोसेस। ओके, अब एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। ये किस तरह होता है? देखो, जो हमारे पास फास्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं बाहर, स्लो वन जो है वो लोग वहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो दिस लोअर्स द एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अब जो तेज वाले थे वो एकदम जैसे ही निकलते हैं ना वो गुदगुदी टाइप होती है,
अब उससे क्या होता है कि वो जो निकल गए, जो एस्केप हो गए पार्टिकल्स, अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो हमारे पास निकल गया, पार्टिकल्स निकल गया, मतलब टेम्परेचर निकल गया, इसकी वजह से ठंडा महसूस होता है। जब भी आपकी बॉडी जो है, जब उसका हमारी बॉडी के अंदर पसीना आता है तो वो सूखता है जब भी, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारी बॉडी ठंडी होती है, कभी हाथ टच करना तो ठंडी लगेगी। और रेफ्रिजरेटर्स भी जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं ताकि खाना जो है वो ठंडा रहे। अब स्पीड ऑफ एवेपोरेशन को क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा एवेपोरेशन होगी, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट दी जाएगी उतनी ज़्यादा वेपर्स बन के लिक्विड उड़ेगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया खुला होगा, जो है ना, बर्तन भी कोई अगर बाहर यूँ पड़ा हुआ है जिस तरह से, उसका सर्विस एरिया बड़ा है चीज़ का, तो ज़्यादा वेपरेशन होगी, क्योंकि ज़्यादा माल जो है उड़ के बाहर जाएगा। जिस तरह से जो हमारे पास क्लॉजेज है, वो अगर हम उसको कहते हैं ना फैला के खड़े करो, कपड़े फैला के खड़े करो, क्यों, ताकि जल्दी सूखे। ठीक है। आगे ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी, देखो, ड्राई एयर मीन्स द एयर हैज़ वेरी लिटिल वाटर इन इट। ड्राई एयर, खुश्क हवा का मतलब होता है कि पानी बहुत कम है उसके अंदर। तो जब हवा हमारे पास ड्राई होती है, एयर हमारे पास ड्राई होती है, तो वो क्या करती है, अपने अंदर पानी और एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उसके पास पानी होता नहीं है। इसी वजह से पानी एवेपोरेट करता है, यानी कि पानी क्या करता है, उड़ता है, ड्राइज होता है। जब भी हमारे पास हवा जो है ना ड्राई होती है, उसमें नमी नहीं होती, तो पानी उड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी उड़ता है। तो जून का जो महीना होता है उसके अंदर एयर जो है बहुत ड्राई होती है। सो जो हमारे पास एयर कूलर्स होते हैं वो बड़े अच्छे से काम करता है, अभी मेरे पीछे लगा हुआ है। और अगस्त का जो महीना होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास नमी ज़्यादा होती है, जिसको सावन का महीना कहते हैं। अब उसके अंदर अगर हम लोग एयर कूलर लगा के बैठ जाएंगे ना, तो वो सही से काम नहीं करता, हबस हो जाती है। समझ आ गई? आगे विंड स्पीड। देखो, जब हवा तेज़ी से चलती है, फास्ट चलती है, हवा ब्लोस फास्ट, तो वो हमारे पास क्या करती है हवा, वो हमारे पास वेट एयर को दूर ले जाती है। इट मूव्स अवे द वेट एयर फ्रॉम नियर सरफेस। वेट एयर को दूर ले जाती है हवा जब भी चलती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास नमी वाली हवा थी वो दूर चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एवेपोरेशन फास्ट होती है। तो इसी वजह से हमारे पास जो वेट क्लॉजेज हैं, दैट्स वाई वेट क्लॉजेज ड्राई फास्टर, वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास ड्राई जल्दी होते हैं। जब भी हवा चल रही होती है तो हमारे पास कपड़े जल्दी सूखते हैं, बजाय के अगर हवा ना चल रही हो तो। हवा का भी बड़ा किरदार है इसके अंदर। ठीक है। आगे है डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग बोथ चेंज लिक्विड इनटू गैस। दोनों के अंदर यही होता है, दोनों के प्रोसेस के अंदर ये होता है कि जो लिक्विड है वो गैस के अंदर चेंज होता है, लेकिन दोनों की चीज़ें अलग है, दोनों की जो खसलतें हैं वो अलग हैं। तो इसके अंदर डिफरेंस भी देखते हैं। अब व्हेन इट हैपन्स, एवेपोरेशन कब होती है? एवेपोरेशन तब होती है एट द टॉप सरफेस ओनली। एवेपोरेशन हमारे पास टॉप सरफेस पे होती है, यानी कि ऊपर वाली जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उड़ के बाहर निकल जाते हैं। बॉइलिंग एवरीवेयर इन द लिक्विड, हर जगह पे बॉइलिंग हो रही होती है, हर पार्टिकल बॉयल हो रहा होता है। अब एवेपोरेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? हैपन्स एट एनी टेम्परेचर। एवेपोरेशन के लिए कोई सा भी टेम्परेचर चल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट वाला ही टेम्परेचर चलेगा। एनर्जी यूज्ड, एवेपोरेशन में यूज एनर्जी फ्रॉम नियर बाय एयर, जो करीब की हवा होगी उसकी एनर्जी को यूज़ करेगा। बॉइलिंग में क्या होता है कि नीड्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर की एनर्जी यूज़ करता है, चूल्हे की एनर्जी। स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। ठीक है। स्पीड स्लो होती है, एवेपोरेशन की स्पीड स्लो होती है, बॉइलिंग की स्पीड फास्ट होती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है तो एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, पानी को उबलना सही तरह से शुरू कर देता है। और एवेपोरेशन में टाइम ज़्यादा लगता है और बॉइलिंग जल्दी होती है, फिनिशेस क्विकली। प्रेशर इफेक्ट, बॉइलिंग के एवेपोरेशन के अंदर इतना प्रेशर नहीं होता, और जो हमारा बॉइलिंग है वो चेंज होता है, उसका प्रेशर चेंज होता है एयर प्रेशर के साथ साथ। तो बड़ी बड़ी इनकी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। बबल्स, एवेपोरेशन के अंदर कोई बबल्स नहीं बनती, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बबल्स बनती हैं। आप लोगों ने जब भी पानी बॉयल होते देखा, दूध बॉयल होते देखा, तो उसमें बबल्स बनती हैं। सरफेस एरिया हैपन्स फास्टर इफ मोर सरफेस एरिया इज ओपन। और ये जो है तब अच्छे से होती है एवेपोरेशन जब सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा हो, ये हम लोग बात कर चुके हैं। बॉइलिंग तब अच्छे से होती है, बॉइलिंग पर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस एरिया कितना है। टेम्परेचर इफेक्ट, और एवेपोरेशन जब भी हो रही होती है उसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर है आगे पीछे का वो ज़रा कूलर हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बॉइलिंग की वजह से जो है ना और हवा गर्म हो जाती है। तो बड़ा इशू है भाई साहब यहाँ पर दोनों का। आगे एप्लीकेशंस ऑफ एवेपोरेशन, एंड इसको हम लोग देखते हैं। एवेपोरेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है? रेफ्रिजरेशन यूजिंग एवेपोरेशन। तो जो फ्रिजेस होती है हमारी, वो यूज़ करती है हमारे पास एक स्पेशल लिक्विड को, जिसको हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेंट। ये लिक्विड क्या करता है? ये हमारे पास गैस के अंदर तब्दील हो जाता है, लिक्विड को गैस के अंदर तब्दील करता है, और जो हीट होती है उसको लेकर बाहर की तरफ निकालता है। जो अंदर की हीट होती है, बड़े गौर से सुनो, ये जो रेफ्रिजरेटर्स हमारे होते हैं ये एक स्पेशल टाइप का लिक्विड यूज़ करते हैं जिसको कहते होते हैं रेफ्रिजरेंट। तो ये क्या करता है? लिक्विड को गैस के अंदर तब्दील कर देता है,
जो अंदर की हीट होती है ना, उससे, अंदर की जो हीट होती है उससे, उस वाली गैस को। तो इसी वजह से फ्रिज कूल रहती है। और ये गैस जो है दोबारा हमारे पास लिक्विड के अंदर तब्दील होती है, और फिर ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि कभी उस लिक्विड के अंदर तब्दील होगी, लिक्विड से फिर गैस के अंदर तब्दील होगी। जो पुरानी फ्रिजेज हैं वो जो है ना खतरनाक गैसें यूज़ करती हैं, जैसे कि CFCs उसको कहते होते हैं, और आजकल वाली जो है वो अच्छी वाली यूज़ करती हैं, वाटर या अमोनिया टाइप की गैसेस को यूज़ किया जाता है। आज की फ्रिजेस जो हैं वो सेफ़ हैं, पुराने ने जो थी ना वो काम पट के रखा हुआ था। तो CFCs का मुराद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं ओजोन लेयर के लिए भी, अर्थ की। और आजकल की जो है वो अमोनिया, प्रोपेन, ब्यूटेन ये यूज़ करती हैं। ये ज़रा सेफ़ गैसेज हैं, ये यूज़ की जा सकती हैं अच्छे से। फूड प्रिजर्वेशन है जी नेक्स्ट टॉपिक। खाने को अच्छे से सेफ रखना। तो खाने को बहुत लंबे टाइम तक जो है ना फ्रेश रखा जा सकता है अगर हम लोग उसको खुश करके रखते हैं। पुराने ज़माने के लोग गोश्त जो है ना खुश करके रख देते थे। तो पानी जो है ना हम लोग निकाल देते हैं उसमें से, खाने में से, और पानी जो उड़ जाता है एवेपोरेशन के ज़रिए आराम आराम से उड़ता रहता है। और पुराने जितने भी लोग होते थे वो यूं ही करते होते थे। और अभी तक हमें याद है कि हम लोग अगर बाहर कहीं पर निकलते थे तो गोश्त लटक रहा होता था, पुरानी बात है लेकिन गोश्त लटक रहा होता था, और लोग बाहर गोश्त लटका देते थे। कुर्बानी का कुर्बानी जो करते थे फिर पूरा साल वही खाते रहते थे, गुर्बत भी होती थी। लेकिन बात वही, आजकल तो फ्रेश गोश्त है, जब मार्केट में जाओ फ्रेश गोश्त ले आओ, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे पास इससे क्या होता है, कहता है दिस आल्सो मेक्स द फूड टेस्ट स्ट्रॉन्गर एंड लास्ट लॉन्ग। इसकी वजह से खाना बहुत अरसे तक रहता है और उसका फूड अच्छा रहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमें झूठ बोल रहा है। जो खाना जितना पुराना होता है उसको बेशक सुखा के रखो, उसका जायका ख़त्म हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट हो गए, चलो वो तो उसका जायका अच्छा होता होगा, और जो ड्राई मीट होता है उसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं होता, ये बिल्कुल झूठ है। तो ये बिल्कुल झूठ है। जर्की से मुराद होता है ड्राई मीट। प्रोडक्शन ऑफ साल्ट। सी वाटर इज कैप्ट इन बिग पॉन्ड्स। कहता है जो समुद्र का पानी होता है बड़े बड़े पॉन्ड्स में उसको रखा जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है पानी उड़ जाता है और पीछे खाली बच जाता है नमक। तो ये भी एक हमारे पास यूज़ है इसका। फिर है जी एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग में क्या होता है कि एयर कंडीशनर्स हवा को ठंडा करते हैं एवेपोरेशन के ज़रिए, एवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज़ करके। जो गर्म हवा होती है वो हमारे पास गुजर जाती है, कोल्ड पाइप में से गुजरती है, और जो लिक्विड होता है पाइप के अंदर वो उसको गैस के अंदर तब्दील करता है, और उससे हीट बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हवा कूल हो जाती है। जब किसी को बुखार होता है हम लोग उसके माथे के ऊपर एक रखते हैं, कपड़ा रखते हैं उसके माथे के ऊपर, और जैसे ही पानी जो है क्लॉथ के अंदर वो एवेपोरेट होता रहता है, साथ साथ लेके उड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके जिस्म की हीट को भी, उसके माथे की हीट को भी वो लेके उड़ना शुरू कर देता है। इसकी वजह से वो कूल डाउन होता है और उसको ब्रेन इंजरी से वो बच जाता है, यानी कि दिमाग की तरफ उसका बुखार नहीं जाता। आगे है 11.4। 11.4 को समझना बहुत ज़रूरी है। लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है ये? जब भी हम लोग पानी को बॉयल करते हैं हम लोग कुछ अजीब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, जब हम लोग हीट करते हैं तो टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या अगर हम लोग उसको ज़्यादा हीट देते हैं तो टेम्परेचर और ऊपर नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दैट हीट इज़ बीइंग यूज्ड टू चेंज द वाटर इनटू गैस। अब और टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता, अब क्या होगा कि वो जो पानी है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाता है बजाय कि उसको गर्म करने के। ये जो छुपी हुई हीट है इसको कहते होते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है? वो हीट है जो कि किसी भी सब्सटेंस को चेंज करती है, उसकी स्टेट को चेंज करती है। जैसे कि आइस को पानी के अंदर, और पानी से फिर वो भाप बन के स्टीम के अंदर उड़ जाता है, बजाय कि उसको अपना टेम्परेचर चेंज करे वो क्या करता है, उसकी स्टेट चेंज कर देता है पूरी की पूरी, और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाता है, और उसको कहते हैं लैटेंट हीट। दो टाइप्स की हैं, एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हीट यूज टू मेल्ट आइस, जो आइस को मेल्ट करने के लिए यूज होती है, यानी कि सॉलिड से अगर लिक्विड की तरफ जाना है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? कि अगर हम लोगों ने पानी को गैस बनाना है, यानी कि लिक्विड से गैस बनाएंगे तो वेपराइजेशन है, सॉलिड से खाली लिक्विड की तरफ जाना है तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। आगे हमारे पास एक ग्राफ दिया गया है यहाँ पर, तो उसको देखते हैं। कहते हैं ए से बी के अंदर हमारे पास आइस जो है वो हीट हो रही है। ए से बी के अंदर अगर हम लोग देखें तो हीटिंग आइस, टेम्परेचर गोज अप। अब यहाँ से टेम्परेचर -20 पे था, फिर 20 पे गया, 0 पर चला गया, क्योंकि पहले बहुत कम था, फिर 0 तक आया, यानी कि अभी हम लोग उसको हीट दे रहे हैं। बी से सी तक क्या होगा? आइस स्टार्ट मेल्टिंग। यहाँ से जो बी से सी तक के जो है ना टेम्परेचर हमारे पास इसमें क्या है कि 0 डिग्री पे आइस ज़रा मेल्ट होना स्टार्ट होगी, 0 डिग्री है। सी से अगर डी की तरफ जाएँ हम लोग, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँ, तो अब वो मेल्ट हो चुकी है, तो यानी कि अब किसके अंदर तब्दील हो चुकी है? वो पानी के अंदर है। तो पानी जो है वो गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। डी से ई के अंदर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर वेपर्स बन रहे हैं, यानी कि ये 100 डिग्री के लगभग है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनना शुरू हो गया?
वेपर्स बनना शुरू हो गए हैं, भाप बनना शुरू हो गए। आगे अगर हम लोग ई से ऊपर जाएं तो हम लोग अगर ई से ऊपर अगर हम लोग आगे जाएं, यहाँ से देखो डी से ई तक अब हम लोगों ने देखा कि वो हमारे पास हीट ऐड की हम लोग पानी के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है कि यहाँ से डी से ई में आप लोगों ने देखना अब हीट आ रही है, हीट और आ रही है, लेकिन मसला ये है कि पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वो ये स्ट्रेट हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वेपर्स बन के उड़ना शुरू हो गए, स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, बजाय के पानी का टेम्परेचर बढ़ने के वो गैस के अंदर तब्दील होना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास होता है इसके ऊपर, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है जब पानी बॉयल हो रहा होता है। अगर हम लोग इधर ऊपर देखें E2F, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, E2F में क्या होगा? अगर हम लोग और हीट देते जाएँ तो टेम्परेचर जो है वो चेंज और स्टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, भाप का, हीट इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। जो भाप आएगी ना वो ज़्यादा गर्म होगी। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हमें शो करता है कि पार्टिकल्स कितना तेज़ी से मूव कर रहे हैं। अगर तेज़ी से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा हीट है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर। समझ गए? आगे है जी हमारे पास हीट एंड स्टेट चेंज। अगर कोई भी चीज़ अपने स्टेट को चेंज करी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से गैस की तरफ जा रही है, तो उसको हम लोग कहते होते हैं हीट या स्टेट चेंज। हीट हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं यूज़ की जाती, हीट हमारे पास यूज़ की जाती है ताकि जो हमारे पास फोर्सेज हैं पार्टिकल्स के दरमियान उसको हम लोग क्या करें, वीक करें। जब वो फोर्सेज हमारे पास वीक होंगी उसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अब उन पार्टिकल्स के दरमियान हमारे पास जो है ना फोर्सेज जो है वो वीक हो चुकी है, यानी कि उस पार्टिकल्स को हम लोग बहुत ईजिली जुदा कर सकते हैं। तो एक्चुअल में हीट का मकसद ये नहीं होता कि हम लोग उसको बॉयल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स को दूर कर दिए। पार्टिकल्स फिर जो अपना काम दिखाते हैं, अपना रंग दिखाते हैं, जिसकी वजह से साफ हो रहा होता है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग क्या? मेल्टिंग से मुराद है पिघलना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाना। हीट एब्जॉर्ब होगी तभी ये ऐसा काम होगा, जब हीट जाएगी उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी तब ये होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए मेल्टिंग के दौरान। फ्रीजिंग के अंदर हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जो हीट अंदर से बाहर निकलेगी। टेम्परेचर सेम रहता है जब भी हम लोग लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। बॉइलिंग से मुराद सिंपल है, जब भी बॉइलिंग करते हैं तो लिक्विड से गैस में तब्दील होता है किसी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट उसके अंदर आती है। कंडेंसेशन से मुराद है गैस लिक्विड के अंदर चेंज होगी, ये भी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। अब गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है, इससे मतलब है कि हीट रिलीज होगी, हीट बाहर निकलेगी। ये बात बहुत सिंपल है। जब भी किसी चीज़ ने, अब देखो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, दोबारा बता रहा हूँ, ये लिक्विड है और ये गैस है। जब भी यहाँ से वापस आना ना लिक्विड गैस से लिक्विड की तरफ, या लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो हीट ने रिलीज होना है। जब भी सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना है, लिक्विड से गैस की तरफ जाना है, तो हमारे पास हीट ने एब्जॉर्ब होना है। हीट अंदर जाएगी तो चेंज होगी ना स्टेट, और जब बाहर निकलेगी तो उलट होगा। तो हमारे पास बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं पार्टिकल्स के दरमियान में, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास टेम्परेचर इनका बढ़ता है, रेजिंग टेम्परेचर होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आगे हमारे पास है, टॉपिक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या? सिंपल है, ये वो हीट है जो कि हमें चाहिए ताकि हम लोग किसी भी सॉलिड को चेंज करें लिक्विड के अंदर, बजाय कि उसका टेम्परेचर चेंज करने के। यानी कि जो आइस है वो मेल्ट होती है, पानी के अंदर जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसका टेम्परेचर ऊपर नहीं जाता जब तक पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए। जब मेल्ट हो जाती है फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक मेल्ट हो रही है तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फार्मूला इसका होता है Q इज इक्वल टू एम इन टू एल। ये ऊपर वाला कॉपी एडिट ये हटा दो, ये नहीं है, ठीक है। Q इज इक्वल टू एम इन टू एल। Q यानी कि हीट जो चाहिए, M किसी भी मैस के लिए उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, L क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो Q इज इक्वल टू एम इन टू एल, और Q इज इक्वल टू एम इन टू एल है, तो यानी कि जो हमारे पास मैस है, अब अगर हम लोग देखें इसको तो जूल्स पर किलोग्राम में मैयर होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा है ये, यानी कि जो एनर्जी होती है वो हमारे पास जॉल्स में होती है, और मैस इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इनटू केजी। तो जॉल्स डिवाइडेड बाय केजी हमारे पास यूनिट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, यानी कि कितनी जॉल्स की एनर्जी चाहिए ताकि हम लोग 1 किलो के सब्सटेंस को उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बढ़ाएं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो आइस की है वो इतनी है, यानी कि 1 किलो की आइस को अगर हम लोगों ने मेल्ट करना है तो हमें उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 3,33,000 जॉल्स चाहिए हमें। आगे है जी टेबल लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल्स डिफरेंट की हमें दी गई है, बुक में भी दी गई है। पानी की जब मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, पानी 0 पे मेल्ट हो जाता है, एंड उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इतनी है। बॉइलिंग पॉइंट पानी का इतना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी गिवन है, दोनों का यूनिट सेम होता है जॉल्स पर केजी। फिर मरकरी जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर में 10 दफ़ा मरकरी का जिक्र कर चुका हूँ, क्योंकि जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है उसका मटेरियल होता है। फिर लेड है, तांबा, और ये हमारे पास एलुमिनियम है। और आगे है जी, उर्दू में मुझे नहीं पता लेड को क्या कहते हैं, तांबा मैंने बोल दिया, खैर
इसको कहते कुछ और है। अच्छा, 11.4.2 लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ये वो हीट है जो कि हमारे पास लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करेगी, लिक्विड को गैस के अंदर, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जब गैस वापस लिक्विड के अंदर तब्दील हो रही है तो इसका मतलब कंडेंसेशन हो रहा है। तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जब उलट प्रोसेस चलेगा यानी कि गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है तो हीट एनर्जी सेम रहेगी, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी। फार्मूला इसका भी क्या है कि इज इक्वल टू एम एल, यानी कि हीट जो चाहिए इज इक्वल टू एम इंटू एल। यहाँ पर खाली ये जो है एल जो शो करेगा स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, इंस्टेड ऑफ जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे फ्यूजन की जगह खाली यहाँ पर वेपराइजेशन आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। जाउज इंटू के जी सेम है। पानी को जो वेपर्स के अंदर तब्दील होने के लिए एनर्जी चाहिए वो इतनी ज़्यादा है, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जाउज पर के जी। ये तो ख़त्म ही होता है, यूनिट को गिनते रहो बैठ के। 1 किलो पानी को वेपर्स की फॉर्म में जाने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। ओके, आगे 11.4.3 एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड होगी? कहता है स्मॉल बीकर ले लो, प्लेस अ बीकर ऑन अ स्टैंड, एक स्टैंड लो, उसके ऊपर बीकर डाल दो यूं स्टैंड के ऊपर। पुट स्मॉल पीसेस आइस, आइस इसके अंदर डाल दो। इज दैट अ थर्मोमीटर टू चेक द टेम्परेचर, थर्मोमीटर भी एक डाल दो चेक करने के लिए कितना टेम्परेचर है। हीट इट यूजिंग अ बर्नर, नीचे बर्नर लगा के उसको हीट शुरू कर दो। एक स्टॉप वॉच ले लो, टाइम नोट करो। आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट, अब आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, पानी के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगी। अभी इवन दो हीट इज बीइंग एडेड, अभी हम लोग हीट डाल रहे हैं लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। बेशक थर्मोमीटर लगा के चेक कर लेना, लेकिन अभी हम लोग हीट देते जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। अब जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो वाटर का टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू होगा, यानी कि अब हम लोग उसको अब वो कहता है कि अब उसको हीट देते रहो 100 तक जाए तो हीट देते रहो। फिर अब टेम्परेचर टाइम ग्राफ एक बना लो और नीचे टाइम शो कर दो और इधर टेम्परेचर शो कर दो। तो जो है ना ये आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर टेम्परेचर शो कर दो तो वो हमारे पास बन जाएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो हमारे पास 0 डिग्री टाइम टू मेल्ट आइस, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ना 3.7 मिनट लगे आइस को मेल्ट करने में, और 0 से 100 तक जो टेम्परेचर गया पानी का उसके अंदर 4.6 मिनट्स लगे। और इन टाइम को यूज़ करते हैं हम लोग हीट को कैलकुलेट करने के लिए भी। ठीक है, इधर दिया होगा ग्राफ। अच्छा, ये हमें दिया हुआ, ये बहुत बड़े इसमें स्टेप्स दिए, आप लोग मेरे स्टेप्स भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q यानी कि हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई, M कितना मैस था, C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो M जितना भी है, लेकिन C जो है वाटर का 4200 होता है और टेम्परेचर 100 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा M इंटू 4.2 मल्टीपल 10⁻5 जाउज। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज अबाउट हीट एब्जॉर्प्शन बाय वाटर, यानी कि किस तरह से हीट जो है ना हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही है पानी के जरिए। तो सबसे पहले इसमें ये समझने वाली बात है, जब भी कोई चीज़ अपने अंदर हीट लेती है उसका मतलब होता है एब्जॉर्बिंग हीट, वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर रही है। अगर हम लोगों को पता करना है कि कोई चीज़ कितनी हीट ले रही है अपने अंदर हर सेकंड के अंदर या हर मिनट के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, यानी कि कितने रेट के साथ हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है फ्यूजन प्रोसेस के अंदर, तो ये कितना टाइम लगा रही है, इसके लिए हमें अलग चीज़ें करनी पड़ी। फ्यूजन का मतलब होता है जब सॉलिड हमारे पास जैसे आइस वगैरह हो गई वो हमारे लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाए, यानी कि पानी के अंदर तब्दील हो जाए, उसको फ्यूजन कहते हैं। तो अगर हम लोगों ने देखना है जब भी हमारे पास आइस मेल्ट होती है वाटर के अंदर तो हम लोग इसको फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो जो पानी हमारे पास एब्जॉर्ब हुआ है, जो पानी ने एब्जॉर्ब किया हीट, पानी ने एब्जॉर्ब किया ना हीट मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर, तो अब ये हम लोग किस तरह से निकालेंगे, यानी कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो हम लोग कहते हैं इक्वल है वो कितनी तेज़ी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और कितनी देर तक एब्जॉर्ब करता है, ये इसका फार्मूला है। द टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हाउ फास्ट इट एब्जॉर्ब्स हीट मल्टीप्लाई हाउ लॉन्ग इट एब्जॉर्ब्स, कितनी देर के लिए वो उसको जो है ना एब्जॉर्ब करता है। यानी कि टोटल हीट हमारे पास है रेट इनटू टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, ये फार्मूला है। और यहाँ पर हमें उसने इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन कंपैरिजन इक्वेशन जो उसने यूज़ किया वो है AQF। AQF का मुराद होता है हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन, यानी कि जब हमारे पास सॉलिड लिक्विड के अंदर तब्दील हो रहा है उसके अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है।
तो हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन इज इक्वल टू रेट इंटू टी एफ, फ्यूजन का टाइम कितना लगा, और हीट अब्जॉर्ब ड्यूरिंग फ्यूजन इज इक्वल टू मास इंटू एल एफ, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट एल से लेटेंट एफ से फ्यूजन, मास ही है। अब दो तरीके हैं जिससे हम लोग सेम चीज़ जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कितनी तेज़ी से हीट अब्जॉर्ब हुई है और कितनी देर तक अब्जॉर्ब हुई है। दूसरा तरीका है जो मैस है आइस का और जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उन दोनों को यूज़ करें। तो यही दो चीज़ें, दो फार्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पर देखें, तो दोनों जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। उनको अच्छी तरह से आप लोगों ने याद कर लेना, घो के पी लेना, ठीक है। फाइनल लेटेंट हीट वैल्यू क्या है? फाइनल लेटेंट हीट वैल्यू, ये ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन निकाली, उन्हीं को यूज़ करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझो हम लोगों को दी हुई है 3.9 इंटू 10⁵ जाउल्स पर केजी। तो हमारे पास जो है ना ये वैल्यू आती है। ये जो वैल्यू है ना, ये हमें किसी की भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इसको देखो। अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए हम लोगों को ताकि हम लोग पानी को बॉयल करें और वो हमारे पास गैस के अंदर यानी कि स्टीम के अंदर चेंज हो जाए, अगर ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले बॉइलिंग वाटर लेंगे, उसको हम लोग हीट देते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जितना भी पानी है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए। फिर हम लोगों ने टाइम चेक करना है कि कितना टाइम हम लोगों को जो है ना यहाँ पर लगा है, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसके लिए हम लोग दोबारा सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। वो भी क्या है, हीट इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम और हीट इज इक्वल टू एम इंटू एल वी। एल वी यहाँ पर यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वीज वेपराइजेशन है, सिंपल है, सेम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है, 2.23 इंटू 10⁶ जूल पर केजी आएगी। तो यानी कि 1 किलो पानी को अगर वाटर के अंदर स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना है, वेपर्स के अंदर, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे है जी हमारे पास टेम्परेचर टाइम ग्राफ गिवन है। टेम्परेचर टाइम ग्राफ हमें शो करता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ा है टाइम के साथ साथ, या उसके साथ क्या हुआ है। जब पानी बॉयल हो रहा है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, बेशक वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा हो। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास स्टेट है उसकी चेंज हो रही होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता, यानी कि वो हमारे पास लिक्विड से भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर हमारे पास चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज का जो है ना चेंज हो रही है। अब अगर हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास क्या स्टेप्स हैं कि हमारे पास लेटेंट हीट यानी कि जनरल मेथड हम लोग किस तरह से लेटेंट हीट जो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कहता है कि कहता है टेक अ सॉलिड लाइक आइस, यानी कि सॉलिड ले लो आइस टाइप का और उसको मेल्ट करो, उसको मेल्टिंग पॉइंट तक जाओ और उसको हीट देते रहो। 3 चीज़ें नोट करनी है, टाइम टू मेल्ट यानी कि आइस से वाटर बनने में कितना टाइम लगा, और जो हम लोग उसको हीट देते रहे ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए, वहाँ पर कितना टाइम लगेगा, और वो बॉयल होने में कितना टाइम लगेगा, पानी से स्टीम बनने का कितना टाइम लग रहा है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने जो ना वो कह रहा है नोट करनी है। तो कहता है हीट, अब फाइंड करो, फाइंड हीट अब्जॉर्ब्ड व्हेन हीटिंग टेम्परेचर राइजेस। कितनी हीट अब्जॉर्ब हो रही है जब हमारे पास हीटिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर कहता है फाइंड रेट ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन जो है ना आप लोगों ने फाइंड करना है, वो क्या होता है, हीट को अगर हम लोग डिवाइड कर दें टाइम के साथ, जब भी हम लोग हीट को डिवाइड करेंगे टाइम के साथ तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ हीट ऑफ अब्जॉर्प्शन आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो जो भी रेट आया उसको मेल्टिंग टाइम के साथ, ताकि हमारे पास ये हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं, रेट इंटू मेल्टिंग टाइम जो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देगा, और रेट इंटू बॉइलिंग पॉइंट हमें देगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर्स बॉइलिंग टाइम पे बनते हैं, मेल्ट होने पे हमारे पास फ्यूजन होती है। तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो खाली याद करना अच्छे से। आगे एग्जाम्पल है हमारे पास 11.4, और इसमें क्या कहता है हाउ मच हीट इज नीडेड टू मेल्ट एन आइसक्रीम ऑफ 0.5 kg एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट हम लोगों को चाहिए ताकि हम लोग मेल्ट करें आइसक्रीम को जो कि 0.5 kg की है, -20 डिग्री सेल्सियस पे अभी उसका टेम्परेचर है। तो 0.5 kg की मैस, अभी उसका टेम्परेचर -20 है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि अभी हम लोगों ने उसको ना मेल्ट करना है एक्चुअल में। स्पेसिफिक हीट उसकी हमें गिवन है 2.1, ये देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, उसने टेम्परेचर यहाँ पर ना हमें दिया हुआ, मेल्टिंग पॉइंट उसने हमें खुद दिया हुआ है आइसक्रीम का, हम लोगों ने खुद से नहीं लिखी चीज़ें, सारी चीज़ें गिवन है, सिर्फ हम लोगों ने फार्मूला लगाना है। और स्पेसिफिक हीट भी उसने हमें दे दी है, सी भी दे दिया, लेटेंट हीट भी उसने हमें दे दी है। तो अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि
हमारे पास कितनी हीट चाहिए, यानी कि हीट चाहिए यानी कि क्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो एम कितना, मैथ कितना है गिवन है, मैथ हम लोग को गिवन है 0.5 का, और फिर है सी, फिर है डेल्टा टी। तो सबसे पहले तो हमें ना टाइम जानना पड़ेगा कि टाइम कितना है, ठीक है। लेकिन टाइम अब उसने हम लोग को टेम्परेचर, सॉरी हम लोग पहले जो है ना फाइंड करते हैं टेम्परेचर। डेल्टा टी हमारे पास नहीं, एम भी गिवन है, सी भी गिवन है, लेकिन डेल्टा टी नहीं गिवन। तो डेल्टा टी कैसे आएगा, डेल्टा टी होता है हमारे पास फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर -10 बोल रहा है, वो उस पर हम लोगों ने जाना है, उसमें से माइनस कर दिया अभी का टेम्परेचर यानी कि -20 अभी का। तो -10 + 20 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एम सी डेल्टा टी अब हम लोग लगा सकते हैं, यानी कि डेल्टा टी की जगह 10 लगाया, सी की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो लगाई सारी, और एम की जगह पे 0.5 लगाया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, यानी कि हीट हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हम लोगों ने हीट फाइंड करनी है जो हमारा मेल्ट करेगी आइस को -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसके लिए हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पर लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला यूज करके एम को एल एफ के साथ खाली मल्टीप्लाई करना। तो मैथ 0.5 ये एल एफ हमारे पास वैल्यू गिवन है, आंसर आ जाएगा। टोटल हीट कैसे आएगी, टोटल हीट दोनों हीट्स को हम लोग ऐड कर देंगे, Q1 इंटू Q2, यानी कि पहले वाली हीट जो आई है और अभी ये वाली जो निकाली है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना है, कितनी हीट चाहिए, इतनी हीट चाहिए ताकि हम लोग मेल्ट करेंगे आइसक्रीम को। तो दोनों हीट्स को हमें जो है ना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये थी हमारे एग्जाम्पल। आगे है 11.5, खत्म ही नहीं हो रहा जी, अच्छा हो गया, 2 पेज रह गए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स। कहता है इमेजिन करो एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है बैलून की तरह। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो हमारे पास आगे पीछे मूव कर रहे हैं, आगे पीछे हर डायरेक्शन के अंदर। ये पार्टिकल्स जो है ना आके टकराते हैं बैलून की दीवारों पर, टकराते हैं। तो जब ये आगे टकराते हैं बैलून की दीवारों पर, तो वो जो दीवार है ना बैलून की उसको हल्का हल्का सा पुश करते हैं। ये जो पुश है ये प्रेशर कहलाता है। प्रेशर से मुराद है कि कितनी फोर्स यानी कि कितनी पुश लग रही है, गैस पार्टिकल्स जो लगा रहे हैं दीवार के ऊपर, ये बैलून है इसकी दीवार के ऊपर कितना लगा रहे हैं। तो फिर प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, यानी कि कितनी फोर्स लग रही है कितने एरिया के ऊपर, वो हमारा होता है प्रेशर। प्रेशर कब चेंज होता है, प्रेशर तब चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है, जब वॉल्यूम चेंज होता है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते हैं। तो ये सब चीज़ें चेंज होती हैं तो हमारा प्रेशर भी चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, जब भी हम लोग गैस को हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। जब तेज़ी से पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो तेज़ी से हमारे दीवारों पे लगते हैं, उतना ज़्यादा प्रेशर बनता है। अगर हम लोग गैस को ठंडा कर देते हैं तो पार्टिकल स्लो मूव करते हैं और वो दीवारों पे आराम से लगते हैं या बहुत कम लगते हैं, तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारे पास हाई प्रेशर होगा, अगर हम लोग लो टेम्परेचर रखेंगे तो लो प्रेशर भी होगा। यानी कि हाई टेम्परेचर से मुराद हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर से मुराद लो प्रेशर है। बहुत आसान था। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, अगर हम लोग कंटेनर को छोटा कर दें तो गैस पार्टिकल्स के पास बहुत कम स्पेस होगी कि वो मूव करें, तो वो दीवार के ऊपर जाके बार बार वजेंगे, ठीक है, पंजाबी का वर्ड वजना, बम्प इनटू द वॉल्स। तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम लोग कंटेनर बड़ा कर देंगे तो पार्टिकल्स बड़े ही आराम से आके लगेंगे, बहुत ही टाइम बाद तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। यही बॉयल्स लॉ, इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर कम वॉल्यूम होगा तो हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो प्रेशर हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। अफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या इफेक्ट है। कहता है इफ़ यू ऐड मोर गैस पार्टिकल, अगर हम लोग ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स डालेंगे तो वो ज़्यादा वजेंगे, ज़्यादा बम्स होंगी वॉल्स के अंदर, कोलिजन ज़्यादा होंगी, तो यानी कि प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम लोग पार्टिकल्स हटा देंगे तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि वो हमारे पास कम आके लगेंगे, कम जो है ना बम्प होंगे इनटू द वॉल्स। यानी कि ज़्यादा पार्टिकल से मुराद है ज़्यादा प्रेशर, कम पार्टिकल से मुराद कम प्रेशर है। ओके, आगे हम लोग को मिनी लैब, आई थिंक सो इसमें गिवन है, मिनी लैब करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मिनी लैब किधर है, ये मिनी लैब गिवन है, इसको करने की नहीं होती मिनी लैब, सॉरी आपको नहीं करना हमने। आगे है जी सुपर कंडक्टिविटी, तो ये करना। कहता है व्हेन वी यूज़ अ वायर टू मेक अ बल्ब ग्लो, जब भी हम लोग एक वायर को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग बल्ब को जो है ना वो ग्लो करें, यानी कि वो जले, यानी कि रोशनी दे, तो यानी कि जो बिजली है, करंट है, वो मूव करती है दीवार उस वायर में से। ये जो करंट जा रहा है इससे मुराद होता है फ्री पार्टिकल्स। ये जो करंट होता है ना, जो भी करंट हम लोग की तारों में जाता है वायर्स में, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि वो बिजली बड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए मूव करती है, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। लेकिन ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाके बम्प हो जाते हैं एटम्स के अंदर वायर के, ठीक है। और
अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एटम्स भी तो हैं, वो किस हर चीज़ एटम से बनी हुई है ना, वो जो हमारे पास वायर है एटम से बनी हुई है, सब एटम है, तो इसके साथ टकराते हैं जिसकी वजह से स्लो हो जाता है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर तो वायर ठंडी है तो एटम जो है ना वो लेस वाइब्रेट करेंगे और उनको ज़्यादा जगह मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगी। अगर बहुत ही कम टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि यहाँ पर वायर जो है सुपर कंडक्टर बन जाएगी, यानी कि बहुत ही ठंड होगी तो सुपर कंडक्टर होगी, अच्छे से बिजली पास होगी, बिजली ज़ाया भी नहीं होगी। अब हमें क्रिटिकल टेम्परेचर्स दिए गए हैं कुछ के, क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर मरकरी का दिया गया 4.2 के। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर, एक सेकेंड मुझे दो। हम ओके 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 यस। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो कोई भी मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है, यानी कि बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं हो रहा होता, जीरो रेजिस्टेंस हो रही होती है उसकी। तो मरकरी की दी गई है 4.2 केल्विन, एल्यूमिनियम के दिया गया 10 का, लेड का YbCO BsCO सब के दिए हुए क्रिटिकल टेम्परेचर्स। तो ये बहुत ठंडे टेम्परेचर हैं, ये केल्विन में बहुत ठंडे हैं, ये तब जाके इसमें जो है ना ये काम होता है। सुपर कंडक्टर्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे पास मैगलेव ट्रेन्स के अंदर यूज़ होती हैं। ये वो ट्रेन हैं जो कि हमारे पास फ्लोट कर रही होती है मैग्नेट्स के ऊपर, बजाय के पटरी के ऊपर चलने। पाकिस्तान तो खाली पटरी वाली है ना, ये वो ट्रेन है जो कि मैग्नेट्स के ऊपर फ्लोट करती हैं। फिर पावरफुल मैग्नेट्स हो गए, फास्ट कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक मोटर, से सब के अंदर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। साइंटिस्ट अभी तक फाइंड कर रहे हैं कि उन्हें सुपर कंडक्टर्स मिलें जो कि अच्छे टेम्परेचर के ऊपर काम कर सकें, हाइयर टेम्परेचर पे भी काम कर सकें, ताकि हम लोग उनको इजी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। क्योंकि घर की अब तारों के अंदर हम लोगों ने बर्फ़ तो रखने से रहे, तो इसलिए वो वहाँ पर भी अगर यूज़ हो सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, और इसमें जी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अब हम लोगों ने A to Z इसके अंदर पढ़ लिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अल्लाह के फजल से जो कि आप लोगों को समझ ना आई हो। सब कुछ अल्लाह के फजल से हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया है इस पूरे चैप्टर के अंदर। A to Z काम डन हो गया। ठीक है, तो ये एक ही वीडियो जो है ना इंशाल्लाह बनेगी जिसके अंदर सब कुछ हम लोगों ने डाल दिया है। पहले मैं दरमियान में पास लिया था, लेकिन दोनों वीडियोस को मैं जोड़ दूंगा ताकि जो है ना आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि वीडियो से आप लोग पूरा चैप्टर 11 देख लें। जिस तरह से पहले भी वीडियो है उसमें 10.1 था, उसके बाद जो अगली थी उसके अंदर फिर पूरा हम लोगों ने करा दिया था, लेकिन इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर इंशाल्लाह होगा। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल्स के साथ, एक एक चीज़ एक्सप्लेंड है। जिधर से चीज़ नहीं समझ आती उसको रिपीट पे सुन लिया करो, स्लो करके सुन लिया करो, रिपीट पे सुन लिया करो, लेकिन एक एक चीज़ एक्सप्लेंड होती है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप लोगों को एक्सप्लेंड ना हो। नोट्स बहुत बेस्ट किस्म के हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे। वेबसाइट आप लोग नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको आप लोग अभी भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर नोट्स नहीं है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह सारे नोट्स विद इन अ वीक अपलोड हो जाएंगे और आप लोग जो है नोट्स यहीं से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है हमारी, और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात याद रखें, हमारे चैनल के ऊपर मनाली अकेडमी के ऊपर सब कुछ अपलोडेड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस सब इंशाल्लाह अपलोड होगा। वीडियोस देखते रहा करो, जैसे चैनल खोलते हो न्यू न्यू वीडियोस देखते रहा करो, न्यू वीडियोस में लेक्चर अपलोड होगा, ये वाला भी सब कुछ आपको इंशाल्लाह एक ही चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। एक एक घंटा बोलना आसान नहीं होता, ये आपको लग रहा है आसान होगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, होंठ सूख जाते हैं गर्मियों के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें सपोर्ट दिखाएं ताकि हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।